ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का चैप्टर 2 एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट। अब एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट एज सच हम ये पढ़ रहे हैं। हमने स्ट्रैटेजिक वाला मैनेजमेंट देखा था, राइट। पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या था कि एक कंपनी अपने लॉन्ग रन में कैसे बिजनेस करती है, किस हिसाब से उसको क्या डिसीजंस लेने होते हैं कि वो लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं उसको प्रॉफिट्स करे, गोल्स अचीव करे, उसकी जो भी गोल्स होंगे उस हिसाब से उसके एक्शंस होंगे, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। इस ही के लिए हम ये देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपके कंपनी के ग्रोथ को, राइट। जो तुम्हारा पिछला चैप्टर था उसके अंदर ये थे ना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते टाइम पे आपको कैसे फॉर्मुलेट करना इसमें उसमें था ही कौन से पेज पे सेकंड पेज पे है ना कि हमने देखा था कि ये 4 फेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में पहला ही एनवायरमेंटल स्कैनिंग है। और यही एनवायरमेंटल स्कैनिंग हम बोलते हैं कि यहाँ पर है। जब भी आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि आपका एनवायरमेंट आप कहाँ पर हो, राइट। और उसके हिसाब से यू विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। अब एक तो ये चीज़ हो गई, उसके अलावा एनवायरनमेंट में अगेन दोनों एक्सटर्नल इंटरनल है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज सच कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है, इकोनॉमी में कैसा है, पैसा जैसे बढ़ रहा है घट हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सारी चीज़ें हो गई। फिर हम ये सब देख सकते हैं कि रिसोर्सेज का स्कैर्स हैं जो आपको चाहिए एक्सेट्रा, राइट। तो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स हो गए। सिमिलरली कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, ये सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गए कि आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो एक्टिविटीज़ वैसे करनी है। सप्लायर्स अगर बहुत हैं तो तुम्हें अच्छे कॉम्पिटिशन में लोअर प्राइसेस पे सामान मिल सकता है, पर सप्लायर्स कम हैं तो फिर वहाँ पर भी हायर कॉस्ट हो सकते हैं, करेक्ट। तो देर आर सेवरल थिंग्स विच माइट अफेक्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं ये। सिमिलरली इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, आपका क्या बोलते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग कैसे है, चेन ऑफ कमांड क्या है, कौन रोल लीडरशिप रोल्स के बारे में हो गया सिमिलरली। तो राइट कुछ कुछ चीज़ें वैसे इंटरनल एनवायरनमेंट के, तो कंपनी के अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट दोनों कंपनी के गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, राइट। तो ये हुआ। उसके बाद तुम्हारा भाई अगेन अगर हम शुरू से देखते हैं इस चैप्टर को तो तुम्हारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस था। तो हम यही बोल रहे हैं कि एनवायरमेंटल के सारे फैक्टर्स, इंटरनल एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के फंक्शनिंग को बिजनेस की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, राइट। फर्स्ट लाइन्स में वही लिखा है। उसके अलावा बिजनेस हेल्प्स कंट्री टू क्या बोलते हैं टू ग्रो, टू कंट्री टू अकॉम्प्लिश इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सब, राइट। तो ये वही सारी चीज़ें। फिर तुम्हारे पास है उसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा एंड थ्रेट्स एज वेल। तो तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं। अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लोजली पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आपका एनवायरनमेंट आपको अपॉर्चुनिटी के अलावा थ्रेट्स दोनों चीज़ें देता है, राइट। फिर तुम्हारे पास क्या है, देयरफॉर ये डेफिनेशंस हैं, देख लोगे वो सारी चीज़ें हैं ना। एनवायरनमेंट सेग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, सम टोटल ब्ला ब्ला ब्ला। इम्पोर्टेंस देख लें। इम्पोर्टेंस में तुम्हारा क्या है, इम्पोर्टेंस में यू हैव बेनिफिट ऑफ स्टडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने के वजह से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ईजिली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ आपकी बन जाएंगी। अगर मेरे को मेरा एनवायरनमेंट की जानकारी है तो मैं प्रॉपर पॉलिसीज़ ऐसी बना सकती हूँ जो मेरी लॉन्ग टर्म वायबल रहें, इफेक्टिव रहें। अगर एनवायरनमेंट अगर आपका चेंज हो रहा है तो आपकी पॉलिसीज़ काम की नहीं रहेंगी, राइट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए आपको आपका एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। देन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान्स कि लॉन्ग टर्म तो तूने बना दिया, आज क्या करना है वो एक्शन प्लान, कि आपके एक्शन प्लान्स भी इफेक्ट करते हैं आपके एनवायरनमेंट पर, राइट। देन यू हैव फोरकास्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। अगेन ये भी फोरकास्ट यानी कि प्रिडिक्ट करना कि क्या होने वाला है आगे, हाँ। तो अगेन वो भी आप इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर है, ये अपने नॉर्मल नेशनल लेवल पर इकोनॉमी है, इसकी इकोनॉमी को ध्यान में रखकर ही फोरकास्ट करोगे। फिर तुम्हें कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पता लगेगा। कॉम्पिटिटर भी एक तरीके का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर है। लास्टली अप टू डेट रहने के लिए, डायनामिक्स एंड अप टू डेट रहने के लिए आप कर सकते हो। अप टू डेट इन द सेंस चेंजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, शाबाश। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अभी बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स ईजी हैं। एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इम्पैक्ट होता है। 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, क्यों, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं।
एनवायरनमेंट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस मतलब ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं देखते हो या इसके बिना आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है ना, तुम अगर सामान बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारा एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, पर जो तुमने बनाया है वो भी तो अपने एनवायरनमेंट में ही बेचना है ना। तो एनवायरनमेंट के सपोर्ट और एनवायरनमेंट की नॉलेज के बिना तुम्हारा बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। इट कैन नॉट ऑपरेट ओनली, ग्रो तो छोड़ दो, काम ही नहीं कर पाओगे, राइट। देन यू हैव इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिसीजंस हो गए, कि अगर जो भी आपका बिजनेस डिसीजन लेना है वो प्रोएक्टिव, जो भी प्रोएक्टिव यानी कि प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, यानी कि पॉजिटिव जब होता है ना, रिएक्शन आपका पॉजिटिव होता है, प्रोएक्टिव कहते हैं। रिएक्टिव मतलब कुछ खराब हो गया है, उसको हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो नहीं ऐसे नहीं बोलते कि प्रोएक्टिव और इनएक्टिव वो नहीं होना चाहिए, मतलब साथ में मतलब कभी सेंटेंस में आता है ना ये कि दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, तो प्रोएक्टिव होगा तो प्रोएक्टिव ही होना चाहिए, और वो होगा तो इसका कुछ बदलोगे तो नहीं 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 नहीं, वो होता है कि मतलब वो जैसे दोनों आपको स्टडी करनी पड़ती है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। जैसे अगर मान ले तेरे पास कोई है ना नया कॉम्पिटिटर आया है, राइट, तो अब उसका तो पढ़ के क्या हो सकता है, मतलब नया कॉम्पिटिटर है, अब वो कॉम्पिटिटर को तो स्टडी कर रही है, वो एक तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब तेरे को उसमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखना है कि रिएक्टिव अप्रोच रखना है, वो तेरे पर है। अगर वो प्रोएक्टिव इन द सेंस कि तो उस कॉम्पिटिटर को देख कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, अगर वो बंदा तेरे को सही लग रहा है तो मे बी यू गाइज कैन फ्यूचर में थिंक ऑफ गेटिंग ऑफ एंटरिंग इनटू अ मर्जर, मेकिंग प्रोडक्ट्स टुगेदर, ऐसा कुछ तुम कर सकते हो। रिएक्टिव अप्रोच यानी कि अगर तेरे को लग रहा है कि ये बंदा तेरा सारा का सारा कस्टमर बेस खींच के ले जाएगा, तो अब मैं क्या करूँ। रिएक्टिव माइट बी, रिएक्शन इज फ्रॉम अ थ्रेट, प्रोएक्टिव एक्शन इज फ्रॉम अ अपॉर्चुनिटी। प्रोएक्टिव मतलब सिर्फ वो पॉजिटिव है ना, मोस्टली reactive मतलब पॉजिटिव, react वो करना। हाँ। अरे उसके वो इसलिए बोला है कि देख, ड्यू टू एनवायरनमेंट बिजनेस कैन टेक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव डिसीजन इन इट्स ऑपरेशंस टू मेक ऑपरेशंस मोर बेनिफिशियल। ठीक है, दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं वो लोग। एंड लास्टली मल्टी डायमेंशनल, दिस इज ऑलवेज दिस इट ऑलवेज This is always considered. This It is is always दो भी गड़बड़ लग रही है। दिस इज ऑलवेज consider. aspects. This both are- always considers. Is भी नहीं आएगा. This always considers both aspects of the process. both aspects of a force, that is its positive as well as negative impact, दोनों चीज़ें देखोगे आप, राइट। तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट अ बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम द आउटसाइड इट्स बाउंड्रीज। It consists of shareholders, legal competitors, customers, society, government rules, regulations, policies, technology, etc. These are uncontrollable. External है, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इनको बस देख कर रिएक्ट कर सकते हो कि आपको क्या करना है अगला, राइट। तो these are uncontrollable factors and firms have to adopt to the components of this environment. Done है। नेक्स्ट तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट में उन्होंने दो चीज़ें बोली हुई हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल तो चलो तुम्हारे कंपनी के ही वैल्यू सिस्टम और ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन्होंने बोला हुआ है माइक्रो और मैक्रो दोनों तरफ से। जो चीज़ें माइक्रो होंगी ना वो तुम्हारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकती हैं, ठीक है, और जो मैक्रो होगी वो इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट करिए, वो लार्ज लेवल पर, वो सारी कंट्री वो जो सारी कंपनीज के लिए इकट्ठा इफेक्ट करती हैं। डन है। अब यहाँ पर पहला एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने हर एक पॉइंट को पूरे चैप्टर में समझाया ही है, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में सप्लायर के बारे में पहला बोला कि ऑफ कोर्स हर कंपनी का सप्लायर बेस अलग अलग हो सकता है। तो उन्होंने पहले तो ये पढ़ लेते हैं जो एक्सटर्नल माइक्रो का जो ऊपर पैराग्राफ लिखा है ना, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि अगर तुम्हें कोई भी फैक्टर आ गया तो मे बी तुम्हें इस तरीके से पूछ लें कि ये किस टाइप का बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर है, राइट। तो यू शुड नो दैट, और अगर वो तुम बताते तो एक्सप्लेन करोगे ना कि क्यों मैं इसको माइक्रो बोल रही हूँ, क्यों मैक्रो बोल रही हूँ, ऐसा, ठीक है। तो इसका पहला पैराग्राफ काम का देखना, द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट, है ना, ऐसे जो सीधा कंपनी को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दोज प्लेयर्स हुज डिसीजंस एंड एक्शंस हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द कंपनी,
ठीक है, उनके वजह से कंपनी को सीधा इफेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्टली नहीं कि वैसे सबको पड़ रहा है तो मुझे भी पड़ गया, ऐसा नहीं, मुझे ही सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। प्रोडक्शंस एंड सेल ऑफ गुड्स आर द टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट आर इज अंडर। तो प्रोडक्शन एंड सेल सबसे बड़ा काम है कंपनी का, राइट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट सीधा प्रोडक्शन या सेल पर इनडायरेक्टली भी डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहला सप्लायर, दे सप्लाई रिसोर्सेज लाइक ये फाइनेंस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एक्सेट्रा। तो सेकंड लाइन में दिया देखो, फर्म्स शुड कीप देमसेल्व्स अपडेटेड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ सप्लायर्स, कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, सेल वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी, सब पर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड लास्ट लाइन में देखा, स्कैरसिटी ऑफ इनपुट से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको स्मूथ प्रोडक्शन चाहिए तो फिर आपके पास प्रॉपर सप्लायर्स होने चाहिए, एक लिस्ट ऑफ सप्लायर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा नहीं है तो दूसरा बंदा हो, एक्सेट्रा, ऐसा, राइट। उसके अलावा तुम्हारे कस्टमर्स हैं कि कौन आपसे खरीद रहा है, कि आपके कस्टमर बेस कैसा है, हाउस होल्ड बंदा है कि कोई इंडस्ट्रियल इनपुट्स वाले बंदे हैं, द टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू सेल, राइट। तो ये दिया है कि पीपल हु बाई एंड यूज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट। बिजनेस में आप डाइवर्स कस्टमर ऐसे सारे अलग अलग होते हैं, राइट। देन यू हैव मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यानी कि वो इंसान जो वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके कंपनी के ऑपरेशंस में हेल्प करती हैं। अब इट कैन बी एनीथिंग, कोई बंदा तुम्हें सेल कुछ सर्विसेज दे रहा है, किसी इंसान से तुम लोग कोई कॉल सेंटर्स वाले तुम वो फैसिलिटीज़ ले रहे हो, या तो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो किसी इंसान से, राइट। एक बंदा बहुत सारे लोगों से अलग अलग सर्विसेज लेता है ना। तो हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाने के लिए जो जो लोगों का मदद ले रहे हैं वो हमारी मार्केट की इंटरमीडियरीज हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन में जो मदद करा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि बैंक्स हो गए, असिस्टिंग प्रोडक्शन, ये सारे लोग, राइट। तो इनका भी अपने को प्रॉपर देखना है। ऑल दीज फैक्टर्स आर, ये नेक्स्ट पेज पे दिया ना लाइन, ऑल दीज फैक्टर्स आर लार्जली कंट्रोलेबल बाय द फर्म बट दे ऑपरेट इन द लार्जर माइक्रो एनवायरनमेंट बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अगर यही फैक्टर्स माइक्रो एनवायरनमेंट में होंगे तब बियॉन्ड कंट्रोल होंगे। हाउएवर सिमिलरली अगर सिंगुलरली अगर देखेंगे अपनी अपनी कंपनी के लिए ये कंट्रोलेबल होते हैं। आया, डन है। कुछ ऐसा डाउट आ रहा था तो नहीं ना। अगला कंपटीटर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट कंपटीटर्स होते हैं, आपको अपने कंपटीशन को देखना है, कौन बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं, ऐसा। लास्ट लाइन में बस मार्क कर लो, दे कॉन्स्टेंटली वॉच कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज एंड एडजस्ट देयर पॉलिसीज टू गेन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। आया। Lastly, public. Finally, public is important force in external micro environment. Public, according to Philip Kotler, is any group that has an actual or potential interest or impact in the company's ability to achieve its objectives, है ना। पब्लिक की तो है कि भाई उसको बढ़ाएगी घटाएगी। हम कस्टमर्स जो हैं जो खरीद रहे हैं प्रोडक्ट तुम्हारा, वो तो चलो हैं ही, पर उसके अलावा एक नोशन हो जाता है ना कि पब्लिक में, कि जैसे अभी वो हुआ था, तुम्हें समझ में आता है तो मैगी का हुआ था कितना ज़्यादा, राइट, कि भाई ये ख़राब है, इसमें कुछ लेड है या कुछ ये है, प्रॉब्लम्स है उसमें, राइट। तो सारे मैगी को डिस्कार्ड कर दिया गया था, राइट। पर सोच के देखो अभी कि मैगी को डिस्कार्ड कर दिया, सब कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके कॉम्पिटिटर्स भी थे, लोगों ने मैगी या नूडल्स, वो इंस्टेंट नूडल्स खाना बंद कर दिया। कोई भी कितने सारे बंदे थे वो ये सब पे शिफ्ट ही नहीं हुए। क्यों? लॉयल्टी टुवर्ड्स मैगी, जैसा भी हम लेड वाला भी खा लेंगे, हमें चाहिए मैगी ही। तो ये क्या है, ये आपका ऐसा तो क्या कस्टमर बेस है, आपके कस्टमर्स नहीं रहे तभी भी आपके पास कस्टमर बेस है। मैगी वापस आई है तो लोग ऐसे पागल हो गए, लोगों ने ब्लैक में मैगी खरीदी है, मतलब व्हाट डिड दे डू, ऐसा तो उन्होंने क्या ही कर दिया, राइट। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक पब्लिक के नोशन या पब्लिक के इंटरेस्ट, पब्लिक का तुम्हारी तरफ लॉयल्टी जो भी है, इट कैन अफेक्ट द बिजनेस ग्रो, राइट। उसके अलावा एक्सटर्नल अभी आगे, एक्सटर्नल अभी ये सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाँ जी हाँ जी, पिज़्ज़ा हट भी बीच में बहुत फॉल हो गया था ना, डोमिनोज के बाद। कुछ फूड प्रोडक्ट भी ठीक नहीं था, इसका कुछ सही नहीं निकला था। काफ़ी प्रॉब्लम थी इसमें प्राइजेस का भी बहुत बोलो हो गया था,
इन्होंने तो बहुत डाउन किए थे, डोमिनोज से बहुत डाउन कर दिए थे प्राइस, फिर भी नहीं हुआ। हाँ। चलो एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट अभी तो पहला भी हमने एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या बोला हुआ है कि अगर हम ऐसा बोलें कि कंपनी के पास एक्सटर्नली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसमें हमने माइक्रो स्पेसिफिक देख लिए, छोटे छोटे। माइक्रो में कौन था? सप्लायर्स थे, कस्टमर्स थे, इंटरमीडियरीज थे, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, राइट, ईजियर। मैक्रो में ऐसी कोई है जो इंटायर इकोनॉमी, इंटायर कंट्री को एक साथ अफेक्ट कर रही है, और क्योंकि वो सबको अफेक्ट कर रही है तो वो आपको भी अफेक्ट हो रहा है, राइट। तो इकोनॉमी में अभी जैसे ना हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी को फिर अगला एक्शन क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ना तुम्हें सेकेंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज़ डेफिनेटली एन इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब होती है वो वाली जो प्रॉफिट मोटिव होती है कि हमें कुछ भी हो जाए प्रॉफिट कमाना है, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग सेटिस्फाइड हैं नहीं हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके अलावा होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी जो वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए सोचती है, राइट। तो अगर जिस टाइप की इकोनॉमी उस टाइप का आपका बिजनेस होगा, राइट। तो ये बोला कि इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजन कंसर्निंग इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया एंड सेल आर ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव, वाइल इन सोशलिस्ट इकोनॉमीज सच डिसीजंस आर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर एंड ड्रिवन बाय सोशल वेलफेयर मोटिव रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, right. In the mixed economy, public and private sectors have a coexistence and they may individually or jointly own the factors of production. Mixed economy मतलब दोनों चीज़ें हैं, राइट वाली जो इकोनॉमी हाँ। है ना जी। अब हमारी अब वाली वही है, राइट। फिर चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज टू व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सिंपल, अब ये इतना मेरे को पता नहीं आएगा, नहीं बोल नहीं सकते, आ भी सकता है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में हमने यही बोला कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब आप देखते हो कि आपको आपके रिसोर्सेज कहाँ पर लगाने हैं तो आप सब डिसाइड करोगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड करोगे एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करोगे, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टाइमिंग एक्सेट्रा। ये जो फैक्टर्स है ना, ये जो आपने चीज़ें अभी भी डिसीजन लिया, व्हाट, हाउ, व्हेन, फॉर होम, सब कुछ। हाँ, ये जो सारी चीज़ें थी व्हाट, हाउ, व्हेन वाली, ये सारी चीज़ों के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि हर टाइप की इकोनॉमी में इस डिसीजन का आंसर अलग अलग होगा बस, है ना, और तो कुछ नहीं इसके अंदर। फैक्टर्स बस दो तीन याद पूरा करने ब्लैक हैं ना। देख ले, नहीं अच्छा तो वो भी लग रहा है पर वो गंदा हो जाएगा। मैच तो हो रहा है पर वो गंदा हो जाएगा, रेड क्रीम कलर है। बाकी मर्जी, तंग मत कर, चल बाय। आज वैलेंटाइन डे था, ऐसे बनता हमारा रोज वैलेंटाइन। नहीं, पर ये होता है ना, हम बचपन में होता था कि ये सुंदर लग रहा है, एस्थेटिक। अब होता है मेला क्या होएगा पहले वो देखो साफ तो अपने को। वो ना बताऊंगी मैं, हाँ कौन सा सीट का लगाना, तब तक वो खड़ा रहेगा यहीं पे तुम्हारे लिए। तो भाई ना पहले साफ हम सोचते थे कि सुंदर क्या है, अब है कि साफ क्या है। जैसे मेरे को ना, जैसे कहीं पर भी कुछ लगा है, मान ले कोई डिज़ाइन है, वॉल है, फ्रेम है, ये वो, तो जो ऐसे से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, वो वाला मेरे को सामान नहीं लेना होता क्योंकि उस पर मिट्टी होती है, जमती है। तो मेरे को तो ऐसा ही सामान लो जो सीधा सीधा हो, मिट्टी ना अटके। मैं अब फिर लगे रहो डस्टिंग करने, मिट्टी हो गई। मेरे को तो खाना ही नहीं चाहिए कहीं पे, सीधे अलमारी में गाड़ो खा रख और बाहर रखो ही मत सामान। चल पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स तो वही है अपना पॉलिटिकल, और में तो यही हो गया हमारे पास कि भाई एग्जैक्टली हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नॉर्मल ना, तो सोच अभी गवर्नमेंट है, स्टेबल है, इकोनॉमी सही है, ये सब वही हम बात कर रहे हैं। ये क्या था अपना अभी जो हुआ बांग्लादेश में हुआ था ना, बड़ा वो जेंजी प्रोटेस्ट, क्या था, मिलिट्री को आ गया ना वहाँ पे क्या हुआ, सीधा पीएम चकवा ही दी, गायब हो गई है वहाँ की पीएम, है ही नहीं, कहाँ है भी नहीं पता, ऐसा है। और उसके खिलाफ कर दिया गया कि अगर मिल गई और बांग्लादेश आ गई तो सीधी फांसी की सज़ा।
चक ही दिया उन्होंने सारी पार्लियामेंट। क्यों किया उन्होंने? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और ऐसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या लगता है बिजनेस कैसा ग्रो करेगा, राइट? तो द एनवायरनमेंट, द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द थिंग्स, क्यों ऐसा भी अभी भी जैसे बोलते हैं ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सरकार ने बहुत ज़्यादा घपले कर दिए हैं। इंडिया में भी हम बोलते हैं कि मार्केट ठप हो गई है। तो एग्जैक्टली वही हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज विल अफेक्ट द एंटायर नेशंस बिजनेस इन अ होल, राइट? तो पॉलिटिकल केस मतलब पॉलिटिकल वो इम्पैक्ट करेगा ना। हाँ, कि मतलब कैसा होगा उसके अकॉर्डिंगली। हाँ, बस ये वो है कि इसमें ना मेरा अलग से समझाने वाला कुछ नहीं है। एक तो मैं रीड करना है और अपने हिसाब से इसको लिखना है, हमें पॉइंट्स ही याद करने हैं यहाँ पर, अलग मेरा है नहीं। उसके अलावा तुम्हारे लीगल फैक्टर्स हैं, अभी लॉ कैसे चल रहे हैं कि तुम्हारा मिनिमम वेज का लॉ, जैसे यहाँ पर लॉज उन्होंने दिए हुए हैं, लेबर लॉज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, कॉपीराइट लॉज। तो ये लॉज भी अफेक्ट करते हैं कि आप क्या टाइप का बिजनेस शुरू करते हो, राइट? हर बंदा सोचता है कि मेरा से कम अपना वो हो, एक्सपेंस हो, एक्सेट्रा, राइट? जो तो अभी लेबर लॉ आया था वो इम्प्लीमेंट हो गया इस बार कि अभी भी है टाइम में? नहीं हुआ है, एंटायरिटी में नहीं हुआ है मेरे को लग रहा है, क्योंकि पढ़ रहे हैं सब लोग। नहीं, बोल तो रहे थे क्योंकि कुछ हद तक ऐसा था कि कुछ इम्प्लीमेंट हो गया है, कुछ रहता है, ऐसा कुछ था। एंटायरली नहीं हुआ है ऐसा भी नहीं है। उसके बाद तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगेन प्रोडक्टिविटी, न्यू मशीन्स, तुम्हारे पास फ़र्क पड़ता है कि कितना, अगेन उस पर मैन्युफैक्चरिंग का फ़र्क पड़ेगा, वही सब दिया हुआ है यार। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस द वे वी लिव, सेकंड पैराग्राफ में देखो कितना वो ज़्यादा लिखा है। मतलब टेक्नोलॉजी हर चीज़ पे अफेक्ट करती है, और ये पूरा मत मार्क करना, ये बाकी पैराग्राफ फालतू है। सब कुछ ही बोल दिया उसने कि टेक्नोलॉजी हर चीज़ पे अफेक्ट करती है। मतलब यहाँ तक कि वो ये पूरा गेट मैरिज अलायंस, शादी के लिए लड़का भी आजकल आप टेक्नोलॉजी से ढूंढ रहे हो, यहाँ तक लिख दिया इन्होंने। बस फर्स्ट पैराग्राफ फैक्टर्स। बस उन्होंने तो वो सारा ही कर दिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हो गया तुम्हारा, ग्लोबली ग्रो कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो हम बोलते रहते हैं वो क्या हो रहा है कि सारी कंट्रीज़ आपस में एक हो रही हैं। अभी अलग अलग कुछ रहा ही नहीं है, सब कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटीज़ हो रही हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है अपना, ये सब क्या है, दे आर ट्राइंग टू कीप द बिजनेस टुगेदर। हमने एक पता है पढ़ा था ECIPL में, एक चैप्टर पढ़ा था लीगल मेट्रोलॉजी, याद है? लीगल मेट्रोलॉजी करके एक चैप्टर था जिसके अंदर बोलते हैं कि पूरी दुनिया के यूनिट्स, वेट्स, मेजर्स का सेम होना चाहिए। एक वो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी समथिंग, OIML ऐसा कुछ था, राइट? तो ये सब, ये मतलब वहाँ तक पहुँचे हुए हैं हम कि हम, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, हम सामान अपना यहाँ वहाँ पहुँचाने वाले हैं, तो इस वजह से हमारे पास ऐसे लॉज होने चाहिए कि सब जगह पर सेम स्टैंडर्ड और यूनिट्स ऑफ मेजर्स यूज़ हो, ताकि एम्बिग्यूटी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, राइट? तो हम वही बोल रहे हैं कि ग्लोबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा अपना एक्टिव होगा उतना ज़्यादा अगेन बिजनेस पे अफेक्ट करेगा। इट कैन बी अफेक्टिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली, वॉट एवर। नेगेटिवली भी हो सकता है ना, चाइना का कितना सामान इंडिया आ गया और जिसके चक्कर में लोकल प्रोड्यूसर सफ़र करते हैं, राइट? वहाँ का सामान सस्ता मिलता है, वो लोग यहाँ पर सामान 200 गुना भी एक्स्ट्रा महंगा बेचते तब भी सस्ता होता है उनका इंडिया से। तो क्या बात है, ये तो हम क्यों नहीं बना रहे हैं ऐसा, राइट? तो ये वही सारी चीज़ें हैं। तो ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट विल ऑल्सो अफेक्ट, राइट? देन यू हैव सोशियो कल्चर। सोशियो कल्चर इज़ कि एग्जैक्टली हमारा नोशन कैसा है। अभी जैसे कैसे मैं तेको बोल सकती हूँ, अब कुछ जगहों पे सिंपल, अगर कपड़े का ही अगर हम एकदम टिपिकल ट्रेडिशनल थॉट में चले जाएं तो कपड़े भी अलग अलग टाइप के बिकते होंगे। चंडीगढ़, बॉम्बे, दिल्ली में अलग टाइप के क्लॉथ्स बिकते होंगे। पीपल बाय, पीपल वेयर, पीपल डोंट केयर, ऐसा, राइट? हाउएवर इन केस ऑफ विलेज या कहीं पर तुम ऐसे चले जाओ तो वहाँ पर सोचता है बंदा कि नहीं ऐसा ही पहनना है, एक वो था ना। तो बस ये तो वो कल्चरल भी अफेक्ट करता है कि आपके पास क्या बिजनेस होगा। आप वहाँ पर जाके मिनी स्कर्ट्स खोल दोगे तो नहीं खरीदेगा कोई, राइट? सोशियो एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा सोशियो में वो आ गई तुम्हारी एनवायरमेंटल के वो बेसिक क्या नाम जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सोसाइटी वाला प्रॉब्लम्स, कि क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें तो बहुत आ जाती है तुम्हारी। कल्चर में वैल्यूज़, बिलीफ्स आ जाती है और सोशियो में सोसाइटी आ जाती है। आया? फिर उसके अलावा डेमोग्राफिक इज वो, हाँ, लोकेशन के बेसिस पर, राइट? वो हम उसमें भी देखा था हमने, जोग्राफिकल इंडिकेशन वाला एक चैप्टर था
वो IPR में, जहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ दार्जिलिंग की चाय तो दार्जिलिंग की ही है सर, शिमला का एप्पल तो शिमला का ही। तो ये डेमोग्राफिकली भी बिकता है। कुछ अभी जैसे यहाँ पे स्वेटर जैसे बिकती हैं, टिबेटियन मार्केट्स लग रही हैं, सब लग रहा है। कहीं बॉम्बे वापी गुजरात साइड चले जाओ, कोई पूछता ही नहीं, AC चल रहा है उधर इस वक्त। तो फिर ऐसे तो डिपेंडिंग अपॉन द डेमोग्राफिकली कि आपका अलग अलग होता है। जैसे सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स में उन्होंने ये सारे इकट्ठा करा हुआ है। बर्थ एंड डेथ रेट सोसाइटी वाला हो गया, एक्सपेक्टेंसी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एटीट्यूड टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करी। तो यहाँ पर इकट्ठा है। ये वाला डब्बा मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है, एम्बिग्यूअस डब्बा है। कौन सा फैक्टर किसका है वो वो नहीं होएगा। एक है ना सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर इज अ गुड रीड। याद इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है, पर इसको 4 बार रीड करना। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हें बोल दिया एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी है ना, इज अफेक्टिंग अ कंपनी, तो यू बीइंग CS डिटरमाइन कि ये क्या टाइप का फैक्टर है और हाउ टू केटर इट। तो तुम्हें अगर ये ही नहीं पता लगा कि ये कौन सा वाला फैक्टर है सब में से, तो उसके अंदर का लिखोगे कैसे, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा फैक्टर है, किस हिसाब से अफेक्ट होता है। तो अ थॉरो रीड ऑफ दिस चैप्टर ट्वाइस इज वेल, मतलब वैसे डन है, उसके बाद इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 2 बार रीड कर लेना इस चैप्टर को। देन यू हैव नेचुरल एनवायरनमेंट्स, तो वही मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ज़्यादा पक जाओगे तुम, ज़्यादा बोलूँगी ना मैं इस पे। तो इकोलॉजिकल, एयर वाटर सोलर एनर्जी, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अगला तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इस कंपनी के अंदर के फैक्टर्स। ये ऊपर वाला पैराग्राफ प्रॉपरली एक रीड करना है इंटरनल एनवायरनमेंट का भी। सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन इट्स स्ट्रेंथ एंड अडेप्टेबिलिटी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द इंटरनल स्ट्रेंथ्स रिप्रेजेंट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। दीज कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल, फिजिकल, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। The factors in internal environment of a business are to certain extent controllable because the firms can change or modify these factors or improve its efficiency. However, the firm may not be able to transform all the factors. ठीक है, हर फैक्टर को हम अटेंड में भी ना कर पाए बस। ठीक है, अब ये दोनों चीज़, ये जो एक्सटर्नल का भी इंट्रो वाला पैराग्राफ, इंटरनल का भी इंट्रो वाला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट क्यों मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हें अगर कोई भी फैक्टर पूछा, कोई भी फैक्टर तुम्हें शुरू से बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ये पूरे एनवायरनमेंट में इंटरनल वाला फैक्टर है, और ये वाला मान लो सोशो इकोनॉमिक कुछ भी, तो फिर ये एक्सटर्नल के अंदर, माइक्रो के अंदर ऐसे ये वाला फैक्टर है, या मैक्रो के अंदर ये वाला फैक्टर है, ऐसा। तो यू विल हैव टू बाइफरकेट फ्रॉम द कोर, ऐसा। इसलिए उसके बाद तुम्हारा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम इज की व्हाट कंपनीज फील कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर। अब वो JRD टाटा का एग्जाम्पल था ना इसमें, हाँ, फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप हो गया। फिर अपना उसके अलावा तुम वो समझो, ये अपना ये कौन है, मूर्ति, नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस, राइट। ये कंपनीज हैं। उन नारायण मूर्ति की कंपनी जो है इन्फोसिस, दे कीप देयर एम्प्लॉयज़ मतलब ऐसा ऑन द मून, ऐसा हैप्पी, सैलरीज प्रॉपर हैं, उन्होंने अपना एम्बियंस, अपना इतना बड़ा उन्होंने खाली ना अपना कंपनी बनाई हुई है। गार्डन है अंदर ही, लेक है अंदर ही, वॉकिंग पाथ्स, क्लब्स, सब कुछ है वहाँ पर। मतलब एक इंसान अगर कंपनी में जा रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किधर आ गया, राइट। यू हैव फॉर टू फ्रेश होने के लिए भी तुम्हारे पास सब कुछ है, राइट। बट अगेन, जब तुम्हें पता है नारायण मूर्ति की कुछ स्टेटमेंट थी कि आप वर्क लाइफ बैलेंस क्या होती है, ऐसा कुछ याद है, ही वॉज इन द न्यूज़, जहाँ पर है ना उसने वर्क लाइफ बैलेंस को क्वेश्चन कर दिया था कि हम तो हफ्ते में से 50-50 घंटे काम करते थे, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया। तो जिस चक्कर में उसको बहुत असर करा गया था कि भाई हम वर्क लाइफ बैलेंस होता है, एक मेंटालिटी होती है, सब कुछ होता है, राइट। तो ना इन ऑल मेरा सिर्फ बोलने का ये मतलब है कि एक कंपनी किस हिसाब से काम करती है, क्या उसका वैल्यू सिस्टम है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना खुश रखती है, क्या उसको लगता है कि पेमेंट रेम्यूनरेशंस देनी है, कि इनकरेज कैसे कर रही है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। और जितना ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ अगेन खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा कंपनी को हेल्प, फिर कंपनी ग्रो, कंपनी सक्सेस, राइट। तो वही है सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स एथिकल बिलीफ्स दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशंस इन अचीविंग इट्स मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ कंपनीज ही होती है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, हो रहेगा भला कोई बात नहीं, देखी जाएगी, देख लेंगे, पेनल्टी है दे देंगे, कोई बात नहीं। बट सम कंपनीज, सम पीपल, सम ऑर्गेनाइजेशंस आर एज सच कि नहीं, वी वांट टू डू एथिकल बिजनेस, हमें फॉलो करना है सब कुछ, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, राइट। हमें वो
CSR में भी हमने कितना देखा था कि कुछ कंपनीज बोलती हैं कि नहीं हमें प्रॉपर CSR करना है, हमें मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट करना है, हमें सारे कंप्लायंसेस करने हैं। वो हमने एक कहाँ पढ़ा था, जो हमने कंप्लायंस मैनेजमेंट के चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, क्वार्टरली रिपोर्ट्स होती है, वो एक डब्बा था। रिपोर्ट और कॉर्पोरेट रिपोर्ट हाँ, 2 तरह की होती है। एक नहीं, हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल पढ़ा था 78 हेल्थ चेक्स, हाँ जी। ऐसा कुछ था ना, हाँ। अलग अलग क्वार्टरली रिपोर्ट और ऐसा कुछ था। हमने वो प्रॉपर उस कंपनी में होता है कि क्यों हो रहा है कंप्लायंसेस के लिए, राइट। तो यहाँ इसमें जैसे एग्जांपल दिया हुआ द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू इट्स सक्सेस एंड इट्स प्रेस्टीज इन द वर्ल्ड. For instance, the value system of J.R.D. Tata, the founder of Tata Group, was its self-imposed moral obligation to adopt morally and just fair business policies. राइट, उसको खुद को मर्जी थी कि मैं प्रॉपर काम करूँ, करेक्ट, चलेगा यहाँ तक. उसके बाद तुम्हारा मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि कंपनी के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स डिराइव करते कि कंपनी को क्या काम करना है. ये जो है ना पॉइंट्स, ये वाले रहने देना. हाँ, नीचे वाले कौन से, ये वाले जो पॉइंट, ये क्योंकि ना ये विजन वैल्यू के पॉइंट्स नहीं है, ये रिलायंस के पॉइंट्स हैं. कि जैसे तो लास्ट लाइन में देखेंगे ना इधर कि नहीं, मिशन नहीं, आगे नेक्स्ट पेज ही है, विजन एंड वैल्यूज. ये रिलायंस के दिए हैं, सारा कुछ रिलायंस का है. ये भी मिशन भी आई थिंक रिलायंस का ही था, द मिशन ऑफ रिलायंस इज एज अंडर. तो हमें फिर नहीं ज़रूरत है उसकी, यहाँ पर भी लिखा होगा शायद कहीं पर, द मिशन ऑफ रिलायंस, है ना. तो वेग सी लैंग्वेज है थोड़ी सी. हाँ, क्योंकि कंपनी स्पेसिफिक है ना, ये मिशन के बारे में समझाया नहीं है, उनका मिशन क्या है ये बता दिया. तुमने क्या करना जान के. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसकी BOD कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ क्या हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हायरार्कियल स्ट्रक्चर, क्या तुम सेफ फील करते हो कि ऑडिट कमिटीज़ हैं प्रॉपर, वो सारी चीज़ें होंगी, राइट. कॉर्पोरेट कल्चर अगेन, कि कैसा काम है वहाँ पर, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नहीं है, तुम्हें प्रॉपरली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उस काम को करने की अथॉरिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. सो दैट इज़ कॉर्पोरेट कल्चर आपका, राइट. फिर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अगैन इट अफेक्ट्स. जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स, उनको प्रॉपरली आप पेमेंट्स करोगे, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अट्रैक्ट करोगे तो अच्छा काम हो जाएगा. फिर तुम्हारा लेबर यूनियंस है. अगर लेबर यूनियंस में भी अगर यू हैव टू कीप देम हैप्पियर, अगर इफ़ यू डोंट तो वो लेबर यूनियंस विल एक्ट कॉन्ट्ररी टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स. नहीं तो एकजुट हैं तो यूनियन तुम्हें फ़ायदे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकता है. फिर फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, वही फिजिकल और टेक्नोलॉजिकल. तो ये फिजिकल यानी कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और टेक्नोलॉजी आपकी टेक्नोलॉजी हो गई. डन है यहाँ तक. देन यू हैव पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल. अब ये जो बंदा है इसने एक तरीके का ना वो स्टडी ही है इसकी, जिसने इसने बोला कि इंडस्ट्री को अफेक्ट करने में ये 5 मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट सबसे ज़्यादा करती है एनवायरनमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो, राइट. तो इस ये सेकेंड पैराग्राफ में पॉटर वॉज ऑफ द फर्म व्यू पॉइंट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन देयर राइवल्स, बट ही ऑल्सो एनकरेज देम टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स एंड मेक एन असेसमेंट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल इंटरेक्टिंग विद द बिजनेस एनवायरमेंट. In this process, he identified five forces that build competitive environment and as a takeaway, its profitability. ठीक है, तो उसने वही बोला कि उसके जो भी उसने मॉडल बनाया ना, उस मॉडल के हिसाब से उसने बोला कि भाई आपको 2 चीज़ों मेन, एक तो कॉम्पिटिटर्स पर बहुत कड़ा ध्यान रखना है कि वही है जो आपका बिजनेस लेके जा सकते हैं, पर अगर इसके बियॉन्ड जाकर आपको अदर फैक्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा. सिर्फ कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखोगे तो भी नहीं चलेगा, राइट. एक ये बोला, और उसने इसी हिसाब से बोला कि अगर ऐसा होगा तो ही हैज़ अ से कि भाई इससे ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के टूवर्ड्स जा सकता है, राइट. हाँ, राइट. द 5 फोर्सेस आइडेंटिफाइड एज, ये तुम्हारे सीधे ना यहीं से पढ़ लें, थ्रेट ऑफ, है ना, यही है, सेम ही है, सेम ही तो है. पॉइंट से पढ़ लेते हैं. पहला, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस यानी कि हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा लोग आ जाए. अब जैसे मैं CS पढ़ा रही हूँ, राइट, यहीं पर ही आसपास अगर कोई बहुत अच्छी CS की अकेडमी आ जाए एट लो प्राइजेस और ये सब, तो ये मेरे लिए थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है. मैं अब
ये मेरे लिए थ्रेट क्यों है? क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं है, मेरा एडवर्टाइजमेंट इतना नहीं हो रखा है, या मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है अपने बारे में, या मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट? तो आई हैव ऑल ऑफ दीज लूप होल्स विच आई अग्री, करेक्ट? तो ये लूप होल्स ही हैं जिसकी वजह से मुझे कोई न्यू बंदे के आने से डर लग सकता है। अब सिमिलरली अगर कोई और इंसान है जो वेल एस्टैब्लिश्ड है, कस्टमर बेस है, नॉलेज है, एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ है उसका, तो फिर उसको न्यू एंट्री से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, मेरा तो नाम हो गया ना, वो तो मेरे पास ही आएंगे। और बंदा इस वजह से भी आ जाता है कि नहीं ये तो नया नया है, उसी के पास जाता है कि यहाँ से निकले हुए हैं बहुत सारे लोग एज अ CS, राइट? सो द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई व्हेन, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं देखो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई व्हेन आपके खुद के जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस नहीं मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या करना है आपको? कुछ कोई ना मशीन खरीदनी ना कुछ, तुम्हारे पास एक जगह चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, 4 बेंच चाहिए, तुम्हारा काम शुरू हो गया। तो स्मॉल कैपिटल रिक्वायरमेंट। एग्जिस्टिंग कंपनीज आर नॉट इन्फ्लुएंशियल और डोमिनेंट, है ना? एग्जिस्टिंग कंपनीज ने कोई मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रखा, तो ही आपको डर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एग्जिस्टिंग फर्म्स डू नॉट हैव पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। देयर इज़ नो और लिटिल गवर्नमेंट रेगुलेशन, वो भी नहीं है इतनी ज़्यादा। कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट्स आर लो, ईजी है, कोई भी कस्टमर यहाँ से वहाँ जा सकता है। लो कस्टमर लॉयल्टी है ऐसे फील्ड में, राइट? कस्टमर सही प्रोडक्ट्स आर नॉट बीइंग एबल टू बी डिफरेंशिएटेड। एक का सामान दूसरे के सामान से अलग नहीं लगता, सब सेम सेम लगता है। जैसे ये वाले पॉइंट्स है जो कोचिंग क्लास में नहीं होंगे। ये कस्टमर क्या था, ये लो कस्टमर लॉयल्टी, ये यहाँ नहीं होता कई बारी, क्योंकि एक इंसान को जब एक बंदे से हो जाता है कि हाँ ये ठीक पढ़ाता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि हाँ चल ठीक है इसका समझ में आ रहा है तो इसी के पास जाते रहते हैं, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन रूइंस योर करियर, राइट? इफ इट डज बैड, तब तक तो तुम कर लोगे कि हाँ नहीं ये बंदा ठीक है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स आर नॉट बीइंग एबल टू बी डिफरेंशिएटेड, ये भी एक पॉइंट है। देन योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी एफर्टलेसली एक्वायर्ड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब एक्सपांशन, कि ईजिली एक्सपांड किया जा सकता है इस धंधे में। अगर ईजिली एक्सपांड किया जा सकता है तो फिर न्यू एंट्रीज के लिए आसान हो जाता है कि वो आके अपना काम कर ले, ऐसा, राइट? देन यू हैव बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, राइट? अब एक और ये इन्होंने एक और थ्रेट ही बोला है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एज सच, कि अगर मान लो लिमिटेड सप्लायर्स हैं तो फिर अब तो उनको है ना कि नहीं हम तो नहीं बेच सकते, हमारे पास तो सामान कम है, हमारा माल तो आज इधर जा रहा है, हम तो नहीं दे पाएंगे, आपको चाहिए तो फिर इतने प्राइस पे मिलेगा, एक्सेट्रा। तो दे हैव एन अपर हैंड। इफ़ दे हैव एन अपर हैंड फिर तुम्हारे लग गए, राइट? तो इसमें इसको मैं पढ़ लेती हूँ। दिस इज डिटरमाइंड बाय द पावर ऑफ द सप्लायर टू रेज देयर प्राइजेस। इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स। जितना ज़्यादा सप्लायर होगा उतनी पावर कम होगी उनकी, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा ना फिर उनके बीच में भी। In case of existing supplier increase the price, bargaining power will also be lower in case suppliers are not supplying identical products but a unique one, है ना? The cost of switching from one supplier to another. Suppliers have a dominant bargaining power when there is small number of suppliers but plenty buyers. Suppliers are large in number and pose a threat to forward integrate. Large in number and pose a threat to forward integrate, इसका मतलब थोड़ा सा ये एम्बिगुअस पॉइंट हो गया। फॉरवर्ड और बायर्स में बैकवर्ड है, बैकवर्ड इंटीग्रेट, फॉरवर्ड इंटीग्रेट, लार्ज इन नंबर, अगर लार्ज हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेट मतलब अगला काम भी वो खुद ही कर लेंगे। अच्छा, ऐसा ही हुआ ना? बहुत सारे हैं और बोलते हैं कि अपने आप ही काम कर लेते हैं, तुम्हें बेचने से बेटर मैं ही बना लेता हूँ, क्या टाइम लग जाएगा। तो ये प्रॉब्लम, फॉरवर्ड इंटीग्रेट, खुद ही इंटीग्रेशन इज डेवलपिंग समथिंग न्यू ना, न्यू में करना। तो ये वही है, तभी तो बायर में बैकवर्ड इंटीग्रेट है कि तुम बनाओ। जैसे मैं अगर कहीं से बुक्स खरीद रही हूँ या ऐसा, तो मैं बोला ठीक है मैं खुद ही लिख लेती हूँ, वो टाइप का कुछ हो गया कि you get it yourself. There are not many substitutes of raw materials. Suppliers hold scarce or unique resources, or cost of switching supplier is relatively high. आया? Done. Similarly, bargaining power of buyers अभी अगर अब मेरे कस्टमर की तरफ से मैं देखूँ, मैं यहीं पे बैठी हूँ, मेरे सप्लायर पहले औखा किया मुझे, अब मेरे कस्टमर्स मुझे परेशान कर रहे हैं, और वो कस्टमर्स मुझसे बोला कि मत पढ़ा जाने दे, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये बैकवर्ड इंटीग्रेट हुआ उनका। तो बायर दे बाय इन हाई वॉल्यूम्स और कंट्रोल मैनी एक्सेस पॉइंट्स टू द फाइनल कस्टमर।
ठीक है, दे बाय इन हाई वॉल्यूम्स, जब ज़्यादा बल्क में खरीदे तभी भी मेरे पास इतना वो डिस्कशन या वो क्या बोलते हैं इसको नेगोशिएशन का पावर रह नहीं जाता, राइट। ओनली फ्यू बायर्स इन द मार्केट है, तभी भी प्रॉब्लम है कि कोई खरीदेगा नहीं। फिर स्विचिंग कॉस्ट टू कॉम्पिटिटर्स आर लो, कि वो लोग मेरे से शिफ्ट करके किसी और के पास आराम से जा सकते हैं। दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेट, दे आर मैनी क्लोज सब्सटीट्यूट्स, और प्राइस सेंसिटिव है वो लोग, ठीक है। कोई भी बंदे ने प्राइस कम किया तो चले जाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। आया समझ प्रॉपर। उसके बाद हमारे पास है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट यानी कि तुम्हारे प्रोडक्ट के जैसा और बहुत सारा प्रोडक्ट है, वही जैसे मैगी में नहीं था, राइट। सेकेंड थर्ड लाइन में है इसके, फॉर एग्जाम्पल में इफ़ अ कंपनी सप्लाइज अ यूनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट ऑटोमेट्स डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड्स, द बायर और क्लाइंट में सब्सटीट्यूट द सॉफ्टवेयर इधर बाय मेकिंग द प्रोसेस मैनुअल और आउटसोर्सिंग इट। तो राइवलरी खत्म होने वाला बस। राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कंपिटिटर्स, ये भी है। तो ये देखो, राइवलरी अमॉन्ग कंपिटिटर्स इज इंटेंस व्हेन, ये पॉइंट्स पढ़ लो सीधा। राइवलरी इसका मतलब होता क्या था नॉर्मल वर्ड का? दुश्मनी, वो मैं कैसे बताऊँ देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स बोल सकते हैं कंपटीटर के साथ। कंपटीशन ही बोलते हैं ना, है ना। तो कंपटीशन ही है कॉम्पिटिटर्स में। राइवलरी दोनों सारे कॉम्पिटिटर्स आपस में भी, तूने प्राइस 10 कर दिया मैं 9 कर देता हूँ, ऐसा वो राइवलरी चल रही, सब आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का बिजनेस खाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा है। एक गुड कंपटीशन होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, एक बैड कंपटीशन होता है। राइवलरी इज बैड कंपटीशन। आया, जैसे कि जरा पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ का सेकंड लाइन देख। व्हेन राइवलरी इज इंटेंस, वेयर राइवलरी इज इंटेंस, लास्ट क्लास में लिखा हुआ होगा यहाँ पर। Where rivalry is intense, companies can attract customers with aggressive price cuts and high impact marketing campaigns. On the other hand, where competitive rivalry is minimal, ठीक ठाक rivalry है, the product is different, product अलग बनाते हैं, and there will be high monopoly and steady profits of the company. ऐसा प्रॉपर सब चल रहेगा। हम सब लोग आपस में ग्रो करना चाहते हैं कि तू भी काम कर, मैं भी काम करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जितना मेरा किस्मत में मुझे मिल जाएगा, जितना तेरी उसमें तेरे को मिल जाएगा, राइट। बट ऑफकोर्स आई विल वर्क गुड और आई विल वर्क बेटर फॉर माई कंपनी। तो एक ये होता है। एक गलत वाली जो राइवलरी होती है ना, जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा राइवलरी है, वहाँ पर हो रहा है कि सारा मतलब मैं चाहता हूँ कि तेरा तो काम ही बंद हो जाए, मार्केट से तो निकल जाए। तो उसने 11 का बेच रहा है तो ठीक है मैं 8 का बेचता हूँ, सारा मेरे पास आ जाएगा बंदा, तेरा धंधा चलेगा ही नहीं, तो चला जाएगा, फिर मैं भले 12-15 का भी बेच दूँ, राइट। तो ये वो वाली राइवलरी हो रही है कि प्राइस कट्स करने की कोशिश करते हैं, मार्केट में इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस फोर्स इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑन हाउ कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल एन इंडस्ट्री इज। And in competitive industry, firms have to compete aggressively for a market share, where result is low profits. Rivalry among competitors is intense when there are several competitors. Exit barriers are high. Exit barriers मतलब high मतलब easily वो market से निकल नहीं पा रहे हैं। फिर इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज स्लो और नेगेटिव, कि सब अगर इंडस्ट्री बढ़ रही होती है तो सब आपस में बढ़ रहे होते हैं, प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इंडस्ट्री कम धीरे धीरे बढ़ रही है तो सब एक दूसरे का शेयर खाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा फिर प्रोडक्ट्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड, सबके प्रोडक्ट सिमिलर से हैं, कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड और लो कस्टमर लॉयल्टी। नहीं है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड, सिमिलर से हैं। अलग अलग होगा तो तुम्हारा कोई बंदा शिफ्ट नहीं होगा ना जल्दी। तू भी सेम बेच रही है, मैं भी सेम बेच रही हूँ, तो ईजिली प्रोडक्ट्स इंसान सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आया। बाकी इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल, उसने बोला अगर इस मॉडल को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, रिजल्ट्स देखो एंड डिस्प्ले देम ऑन अ डायग्राम। ठीक है, मतलब समझ लो, ऐसे सबको समझा भी लो, और लास्टली स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि आपका प्रॉपरली काम हो जाए। डन है, यही है इसके अंदर। अभी इम्प्लीमेंटिंग वही गैदर द इंफॉर्मेशन, सेम दिया, एनालाइज द रिजल्ट्स ऑन हाउ, और लास्टली स्ट्रैटेजीज। खत्म। इतनी लंबी केस स्टडी तो कोई मजाल नहीं हमारा, पढ़ लेंगे हम। खत्म, शाबाश, बाय।